नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के अगले टॉपिक मुद्रा एवं बैंकिंग को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वस्तु मुद्रा। अब आप कहोगे सर, ये वस्तु मुद्रा क्या होता है? तो आपको पता है कि मुद्रा के चलन से पहले व्यक्ति क्या करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि ए के पास कोई वस्तु का उत्पादन हुआ, बी के पास किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन हुआ, तो ए के पास जो एक्स्ट्रा है उसने बी को दे दिया, और बी के पास जो एक्स्ट्रा है उसी अनुपात में इसने किसको दे दिया? ए दे दिया। मतलब ए के लिए वस्तु का काम किसने किया? मुद्रा। ए को खरीदने के लिए मुद्रा का काम किसने किया? बी वस्तु ने। और बी को खरीदने के लिए मुद्रा का काम किसने किया? ए वस्तु ने। तो इसी को बोलते हैं वस्तु मुद्रा। जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा की जगह पे वस्तु ही प्रयोग करें तो उसे वस्तु मुद्रा बोलते हैं। तो आपको पता है कि प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। तो याद रखना कि मुद्रा का सबसे प्राचीन रूप कौन सा हो गया? तो वस्तु मुद्रा। अगला क्वेश्चन है कि कागजी मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में की गई थी? तो इसका सही आंसर है चीन। कागजी मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले चीन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, इसको क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हॉट मनी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, हॉट मनी का मतलब होता है कि वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति हो। मतलब जो आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और आप देखते हैं कि थोड़ा सा भी माइनस में जा रहा है, तो आप तुरंत क्या कर लेते हैं? वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। तो जो शेयर बाजार में पैसा लगा रहता है, ज़्यादातर उसी को क्या कहा जाता है? हॉट मनी कहा जाता है, यानी कि वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति हो। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? तो सॉफ्ट करेंसी का मतलब होता है, देखो, यदि मांग से कम आपूर्ति है, मांग ज़्यादा है, आपूर्ति क्या है? कम है, तब उसे बोलते हैं हार्ड करेंसी। क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी। और यदि मांग कम है, मांग क्या है? कम है, आपूर्ति ज़्यादा है, तब उसे बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। तो जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, मांग कम आपूर्ति ज़्यादा, तब हो गई सॉफ्ट करेंसी। और यदि मांग ज़्यादा आपूर्ति नहीं हो पा रही, उतनी आपूर्ति कम है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी? हार्ड करेंसी। अगला है कि भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? तो दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि भारत में अभी तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? 3 बार। कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। तो कब कब हुआ है ये भी आप देख लो, और उसमें क्या हुआ है ये भी मैंने आपके लिए नोट कर लिया है। तो विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देना। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर कर देना। अब अभी तक कुल 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। एक विमुद्रीकरण तो हुआ है 1946 में, इसके बाद हुआ था 1978 में, और अभी सबसे अंत में हुआ था 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को। तो 8 नवंबर 2016 चूंकि लेटेस्ट है, इसलिए आपको याद रखना है कि इसमें क्या हुआ था कि जो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट थे उन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था, ठीक है ना। 8 नवंबर के 2 दिन बाद यानी कि 10 नवंबर 2016 को 500 रुपए का नया नोट और 2000 रुपए का नया नोट चलाया गया था। 500 रुपए और 2000 रुपए का नया नोट चलाया गया था, ठीक है ना। 500 का नया और 2000 का तो पहले चलता ही नहीं था। अब क्या एक और इसमें अपडेट हुआ है 19 मई 2023 को। 19 मई 2023 को जो सरकार ने 2016 में 2000 के नए नोट चलाए थे, उनको क्या कर लिया? आरबीआई ने घोषणा की। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की। मतलब उसको अवैध नहीं ठहराया, प्रचलन में नहीं रहेंगे, अभी फिलहाल के लिए उनको क्या कर दिया गया? प्रचलन से बाहर कर दिया गया। तो याद रखना है कि 2000 रुपए की मुद्रा अभी भी वैध मुद्रा है, लेकिन चलन से बाहर है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से याद रखो कि विमुद्रीकरण कितने बार हुआ है? 3 बार, 1946, 78 और 2016 में। 2016 में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था, और उसके 2 दिन बाद यानी कि 10 नवंबर को 500 रुपए के नए नोट और एक 2000 का नोट नया चलाया गया था। 2000 का पहले तो चलता नहीं था। 19 मई 2023 को आरबीआई ने जो 2000 का नया नोट चलाया गया था उसे भी चलन से वापस ले लिया। अब आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी श्रृंखला और महात्मा गांधी न्यू श्रृंखला। तो महात्मा गांधी श्रृंखला का मतलब है कि जिन नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र होता है। तो महात्मा गांधी श्रृंखला के नोटों की शुरुआत हुई थी 1996 में,
और महात्मा गांधी न्यू श्रृंखला के नोटों की शुरुआत हुई है 2016 में। अंतर क्या है? जो महात्मा गांधी श्रृंखला थी उसमें केवल गांधी जी का चित्र होता था, और जो महात्मा गांधी न्यू श्रृंखला है उसमें गांधी जी के साथ साथ स्वच्छ भारत का लोगो भी है। क्या है? स्वच्छ भारत का लोगो भी है। तो अभी जो नए नोट जितने भी चले हैं वो सब किसके हैं? महात्मा गांधी न्यू श्रृंखला। यदि आपको स्वच्छ भारत का लोगो दिख जाएगा तो आप समझ जाना कि वो महात्मा गांधी न्यू श्रृंखला का नोट है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में भारत सरकार ने किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया था? किसको चलन से बाहर किया था? तो 500 और 1000 रुपए के जो नोट चल रहे थे उनको क्या कर दिया था? चलन से बाहर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपए के नोट और सिक्के कौन जारी करता है? तो दोस्तों सभी प्रकार के सिक्के चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो या कितना भी बड़ा सिक्का हो, सबको जारी कौन करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। और नोट की बात करें तो 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। और 1 रुपए से सभी बड़े नोटों को जारी करता है आपका आरबीआई। यहाँ पे मैंने अलग से नोट कर दिया है। देखो पहली बात तो याद रखो कि सिक्कों की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? सिक्कों की बात करें तो सभी सिक्के कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय अधिकतम 1000 रुपए तक का सिक्का जारी कर सकता है। और आरबीआई, तो आरबीआई यदि हम नोट की बात करें, किसकी बात करें? नोट की बात करें तो 1 रुपए का नोट भी, केवल 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। और 1 रुपए से सभी बड़ी नोट यानी कि 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का नोट जारी कर सकता है कौन? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। और जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव होते हैं तो उनके साइन होते हैं। और 1 रुपए से बड़े सभी नोट यानी कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 सब पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सिक्का अधिकतम कितने रुपए का छापा जा सकता है? तो 1000 रुपए का। और नोट अधिकतम कितने रुपए का छापा जा सकता है? तो 10,000 रुपए का। ठीक है ना। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि भारत में जहाँ पे भी सिक्के छापे जाते हैं उसको बोलते हैं टकसाल या मिंट। क्या बोलते हैं? टकसाल या मिंट। और भारत में टोटल 4 टकसाल हैं। कितनी टकसाल हैं? तो 4 टकसाल या मिंट हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, याद रखना है। इसके बाद जहाँ पे भी नोट छापे जाते हैं उसको बोलते हैं नोट प्रेस। क्या बोलते हैं? नोट प्रेस। तो भारत में 4 ही नोट प्रेस हैं। एक तो है मैसूर, एक सालबोनी, एक देवास और एक नासिक। मैसूर कर्नाटक में है, सालबोनी पश्चिम बंगाल में है, देवास मध्य प्रदेश में है और नासिक महाराष्ट्र में है। इसको हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। MS धोनी का न्यू नोट प्रेस। M से हो गया मैसूर, S से हो गया शालबोनी, धोनी में इसको आप इंग्लिश में लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा धोनी। तो D से हो गया देवास और न्यू में N से हो गया नासिक। और नोट प्रेस तो याद रखने के लिए कि नोट प्रेस की ट्रिक है। ठीक है ना। तो MS धोनी का न्यू नोट प्रेस, इससे हम याद रख सकते हैं कि भारत में 4 नोट प्रेस हैं। M से मैसूर, S से सालमोनी, D से देवास और N से नासिक। ठीक है ना दोस्तों। जो महात्मा गांधी न्यू श्रृंखला के नोट हैं उनके पीछे कोई ना कोई चित्र है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किस नोट के पीछे कौन सा चित्र है या ये चित्र किस नोट के पीछे है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, उससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। तो वैसे तो आप एक बार देख लीजिए कि 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र है, 500 रुपए के नोट पे लाल किले का चित्र है, 200 पे सांची की स्पूत का चित्र है, 100 रुपए के नोट पे रानी की बॉब, 50 रुपए के नोट पे हम्पी, 20 रुपए एलोरा गुफाएं और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? आपको पता है कि जो बिमल पान मसाला है उसका एडवर्टाइजमेंट कौन करते हैं? तो शाहरुख खान करते हैं। तो आप ऐसे याद रख लो कि बिमल शाहरुख का हक है, HAK है। ये जो बी है ये फालतू का शब्द है और जो है ये भी फालतू का शब्द है और जो का है ये भी फालतू का शब्द है। इसके बाद देखो M से क्या हो गया? मंगलयान। L ला से क्या हो गया? लाल किला। सा से क्या हो गया? सांची का स्तूप। रा से क्या हो गया? रानी की बॉब। H से क्या हो गया? हम्पी। और A से क्या हो गया? एलोरा की गुफाएं। और K से क्या हो गया? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो बिमल शाहरुख का हक है। आपको केवल इतना याद रखना है, क्या? बिमल शाहरुख का हक HAK और है। और इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो है ये फालतू का है, ये का भी फालतू का है और बी भी फालतू का है।
इसके बाद जो मंगलयान है, मासिक हो गया मंगलयान, ये 2000 की नोट पर है। जो लाल किला है वो 500 के नोट पर है। जो सांची क्या हो गया, सांची का स्तूप, सांची क्या हो गया, सांची का स्तूप, तो ये 200 रुपए के नोट पर है। इसके बाद रा से क्या हो गया, रानी की बाग, तो ये 100 रुपए के नोट पर है। एच से क्या हो गया, हम्पी, ये 50 रुपए के नोट पर है। और जो फिर क्या हो जाएगा, एलोरा, तो 20 रुपए के नोट पर है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये 10 रुपए के नोट पर है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो नोट छापने की स्याही है वो देवास में बनती है, एमपी में। और जो नोट का कागज है, जिस कागज पर नोट छापे जाते हैं, वो कागज कहाँ पे बनता है, तो वो कागज बनता है, नोट का कागज बनता है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। कहाँ बनता है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। इसके बाद नोट का कागज बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जो भी नोट का कागज है उसको बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो कपास के रेसे या कपास के लत्ते, रेसे को ही लत्ते बोल देते कई बार, तो कपास के रेसे या लत्ते का प्रयोग किया जाता है। अब अगला पॉइंट है कि भारत में पैसा छापने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो दोस्तों पैसा छापने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई जाती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यानी कि आरबीआई को अपने पास 200 करोड़ रुपए रिजर्व रूप में रखना अनिवार्य है। इन 200 करोड़ में से 115 करोड़ का तो सोना होना चाहिए। 115 करोड़ का क्या होना चाहिए, सोना हो या सोने के सिक्के हों, और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा होना चाहिए, तभी आरबीआई नोट छाप सकती है। और इस प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1956 में। क्वेश्चन है कि 500 रुपए की नोट के पीछे किसकी आकृति छपी है, तो देखो हमने क्या बीमल, सबसे पहले क्या पढ़ा था, बीमल, तो ये बी तो बेकार था। मंगलयान किस पे था, 2000 रुपए के नोट पे। और लाल किला किस पे था, तो 500 रुपए, 1000 तो चलन में है नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लाल किला। अगला क्वेश्चन है कि 2000 रुपए के नोट के पीछे किसकी आकृति है, तो मंगलयान की आकृति है। अगला क्वेश्चन है कि 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो देखो सबसे पहले क्या था आपका 2000 के बाद क्या था 500 के बाद 200 के बाद 100, तो ये बी मल, ऊपर क्या जाएगा साह रूख, तो राशि क्या होगा, रानी की बॉब, याद रख सकते हैं। 50 रुपए के नोट पर किसकी आकृति है, तो अभी देखो हमने 100 के बाद किसका नंबर आता है 50 का, तो बिमल शाहरुख का क्या है, हक है, HAK, तो H से क्या हो जाएगी, हम्पी का रथ। जो 50 रुपए का नोट है उस पर किसका चित्र है, तो हम्पी के रथ का चित्र है। अगला क्वेश्चन है कि 200 रुपए के नोट पर किसका चित्र बना है, तो फिर से देखो 2000, 500, आपको याद करा रहा हूं, 500 के बाद 200, तो बी मल शाह रुख का हक है, यहाँ पे रुख आएगा, हमें उससे मतलब नहीं है। 200 में क्या, सात से क्या हो जाएगा, सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है हवाला। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक अनौपचारिक और गैर कानूनी धन हस्तांतरण प्रणाली है जिसमें पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है बिना बैंक या आधिकारिक चैनल के। अब आप कहोगे कि सर बैंक या जो आधिकारिक चैनल है उस माध्यम से पैसा क्यों नहीं भेजा जाता, क्योंकि जो हवाला के जरिए पैसा भेजा जाता है ये नंबर 2 का पैसा होता है, अवैध रूप से कमाया हुआ पैसा होता है। अब मान लो आप दिल्ली से दुबई पैसा भेजना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हवाला एजेंट पूरे विश्व में फैले हुए हैं, तो आप क्या करोगे, दिल्ली में जो हवाला का एजेंट है उससे संपर्क करोगे, तो वो हवाला एजेंट अपने दुबई में बैठे हुए हवाला एजेंट से संपर्क करेगा। आप क्या करोगे, आप मान लो आपको 1 करोड़ रुपए दुबई भिजवाना है, तो आप 1 करोड़ रुपए दिल्ली वाले एजेंट को दे दोगे, और जो दुबई में बैठा हुआ एजेंट है वो आपके व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए वहां दे देगा, जिसका जो कमीशन होगा वो ले लेगा। यानी कि हवाला क्या है, अवैध कारोबार है, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, यानी कि अनौपचारिक और गैर कानूनी धन हस्तांतरण प्रणाली को ही हवाला कहते हैं, जिसमें बिना बैंक का या बिना आधिकारिक चैनल का प्रयोग किए हुए जो अवैध पैसा है उसको भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी,
तो 1 अप्रैल 1935 को किस एक्ट के तहत? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। यहाँ पे आरबीआई से संबंधित मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, इनको अच्छे से आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? आपको ये भी याद रखना है। तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। किस एक्ट के तहत? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। कब स्थापना हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है ना। और जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका मुख्यालय हुआ करता था कोलकाता। 2 साल मुख्यालय रहा कोलकाता, 35 से लेकर 37 तक। और इसके बाद 37 से वर्तमान तक, मतलब अभी तक कहाँ पे है? मुंबई में। तो आरबीआई का जो शुरुआती मुख्यालय था वो कोलकाता में था और वर्तमान कहाँ पे है? मुंबई में। यदि राष्ट्रीयकरण की बात करें तो जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है वो हुआ 1 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। इसके बाद आरबीआई की लोगों की बात करें तो आप राइट साइड में चित्र देख रहे होंगे कि एक तो आपका ताड़ का वृक्ष, किसका? ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर, ये इसका क्या है? लोगो है। अगर हम आरबीआई की संरचना की बात करें तो इसमें 1 केंद्रीय बोर्ड, 4 लोकल बोर्ड, 20 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 उप कार्यालय है, ठीक है ना। केंद्रीय बोर्ड में 21 सदस्य होते हैं। केंद्रीय बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। और जो लोकल बोर्ड है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में है। क्षेत्रीय कार्यालय यूपी का कानपुर में है और उप कार्यालय यूपी का लखनऊ में है, ठीक है ना। अब जो केंद्रीय बोर्ड होता है 21 सदस्यीय, उसमें 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब केवल इतना याद रख लो कि 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है वह भी पढ़ा हमने कि आरबीआई एक्ट 1934, या इसको हिंदी में कहें तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। अगला है कि स्थापना के समय यानी कि 35 से लेकर 37 तक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में था। बाद में कहाँ शिफ्ट हो गया था? तो मुंबई। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे? अभी मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में, याद रखना है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय, देखो इसकी स्थापना तो हुई थी 1 अप्रैल 1934 में, सॉरी 1 अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी 1949 में। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, ठीक है ना। तो आरबीआई के गवर्नर के बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। जो पहले गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। 35 से लेकर 37 तक रहे। इसके बाद पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख का पूरा नाम था चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जो कि 43 से लेकर 49 तक रहे। इसके बाद आपको और भी कुछ गवर्नर याद रखने हैं। 24 नंबर पे थे उर्जित पटेल। 25 में गवर्नर थे शक्तिकांत दास। और जो वर्तमान में 26 में गवर्नर हैं वो हैं संजय मल्होत्रा। जी आप इमेज देख रहे हैं राइट साइड में, ये संजय मल्होत्रा की ही इमेज है और दिसंबर 2024 से अपने पद पर हैं। यदि हम आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की बात करें तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं अभी वर्तमान में। माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जी। 4 क्या है? डिप्टी गवर्नर। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा कि प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और वैसे अगर पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर तो कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कि ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर। ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? तो ये आरबीआई के बहुत सारे काम हैं, उसमें से एक काम ये भी है कि विदेशी मुद्रा का क्या करना? विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना। तो ये किसका काम है? आरबीआई का ही काम है। आरबीआई के मैंने कुछ काम नोट कर दिए हैं, इनको आपको याद रखना है। तो आरबीआई के प्रमुख काम क्या क्या है? मौद्रिक नीति लागू करना। क्या करना? मौद्रिक नीति लागू करना, मॉनेटरी पॉलिसी लागू करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी लागू करने का काम कौन करता है? आरबीआई। मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर आदि चीजों को घटाते बढ़ाते हैं। अगला है कि मुद्रा जारी करता, यानी कि जो मुद्रा है आपकी, मुद्रा को जारी करने का काम किसका है? मुद्रा छापने का काम किसका है? तो ये है आरबीआई का। अगला है बैंकिंग प्रणाली का नियमन, मतलब जितनी भी भारत में बैंकें हैं, चाहे तो वो प्राइवेट बैंक हो
या सरकारी बैंक हो, इन सबको यानी कि पब्लिक सेक्टर की बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो, उनको रेगुलेट करने का काम, उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो आरबीआई करती है। जो नई बैंक कोई खुलती है तो उसे लाइसेंस देने का काम भी कौन करता है? तो आरबीआई ही करती है। सरकार का बैंकर, सरकार का बैंकर मतलब यदि सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो सरकार के लिए ऋण उपलब्ध कराता है कौन? आरबीआई। तो सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। दूसरा, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कौन करता है या विदेशी मुद्रा का संरक्षण कौन करता है? तो आरबीआई करती है। दूसरी, साख नियंत्रण, साख को बनाए रखना या साख नियंत्रण का काम भी किसका है? तो आरबीआई का ही है, ठीक है ना। और क्या, तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ है, तो आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है? तो आरबीआई ही करती है। आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व, भारत का पक्ष कौन रखता है? तो आरबीआई ही रखती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य के कागजी नोट जारी करने का अधिकार किसे है? तो हमने पढ़ा था कि नोट में केवल आपको 1 रुपए का अपवाद है कि 1 रुपए का नोट तो जारी करता है वित्त मंत्रालय, बाकी सभी नोट 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, सभी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है कि कागजी मुद्रा जारी करने के लिए आरबीआई कौन सी प्रणाली अपनाती है? तो अभी हमने पढ़ा था कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी कि न्यूनतम कोष प्रणाली, जिसके तहत आरबीआई को अपने पास 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखने पड़ते हैं। इन 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत आरबीआई के पास कम से कम कितने मूल्य के स्वर्ण कोष होना चाहिए? कितने मूल्य का स्वर्ण कोष? तो अभी बताया था कि 200 करोड़ में से 115 करोड़ का स्वर्ण होना चाहिए। अगला है कि जो बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं वे क्या कहलाते हैं? अनुसूची बैंक, जो ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934, जैसी संविधान में 7 अनुसूचियां हैं ऐसी आरबीआई एक्ट में अनुसूचियां हैं, तो जो आरबीआई एक्ट की जो दूसरी अनुसूची में शामिल है, सेकेंड शेड्यूल्ड या अनुसूची में शामिल हैं, उसको बोलते हैं हम अनुसूचित बैंक। क्या बोलते हैं? अनुसूचित बैंक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, आईएमएफ में भारत सरकार के एजेंट के रूप में कौन काम करता है? तो अभी मैंने जस्ट बताया था आरबीआई के काम में कि आरबीआई का ये भी काम है कि आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व करना। देखो यहां पे मैंने पूरे बैंकिंग सिस्टम को बांट दिया है। जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है, वित्तीय बाजार, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वित्तीय बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार जितनी भी बैंकें हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाती हैं? मुद्रा बाजार के अंतर्गत आ जाती हैं। और शेयर मार्केट किसके अंतर्गत आ जाता है? तो पूंजी बाजार के अंतर्गत आ जाता है। सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम किसका है? तो आरबीआई का। इसी प्रकार जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? तो सेबी का है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है आज का टॉपिक हमारा क्या था? मुद्रा बाजार और बैंकिंग। तो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन तो कब के लिए है? ये पोर्शन तो आपका शेयर मार्केट का है, जो अगले टॉपिक होगा हमारा। आज का क्या था? मुद्रा बाजार, जिसके अंतर्गत हम सभी बैंकों को पढ़ेंगे। तो देखो बैंकिंग संस्थान जो भी है भारत में, उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो संगठित क्षेत्र के बैंक और दूसरा असंगठित क्षेत्र के बैंक। संगठित क्षेत्र के बैंकों को हम संस्थागत बैंक भी बोलते हैं। तो संगठित क्षेत्र के बैंक कौन से होते हैं? तो ऐसे बैंक जो आरबीआई के यहाँ पंजीकृत हैं। संगठित क्षेत्र के बैंक किन्हें बोलते हैं? ऐसे बैंक जो आरबीआई के यहाँ पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो तो हो गए संगठित क्षेत्र के बैंक। और असंगठित क्षेत्र के बैंक क्या होते हैं? कि जो आरबीआई के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे बैंक, तो आपके लिए बैंक का क्या मतलब है? जहां से आपको पैसा उधार मिल जाए। तो आपको साहूकार से भी पैसा उधार मिल जाता है, आपको महाजन से भी पैसा उधार मिल जाता है, आपको किसी रिश्तेदार से भी पैसा उधार मिल जाता है, किसी दोस्त मित्र यार से भी पैसा उधार मिल जाता है। तो क्या ये साहूकार, महाजन, रिश्तेदार, दोस्त यार ये आरबीआई के यहाँ रजिस्टर्ड है? नहीं। तो ये सब कहलाते हैं असंगठित क्षेत्र के बैंक। क्या कहलाते हैं? असंगठित क्षेत्र के बैंक, ठीक है ना। अब जो भी आरबीआई के यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनको बोलते हैं संगठित क्षेत्र के बैंक। और संगठित क्षेत्र के बैंक को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक तो होता है अनुसूची बैंक और एक होता है गैर अनुसूची बैंक, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अनुसूची बैंक में कौन से होंगे? कि ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है, वो तो गए शेड्यूल्ड। आरबीआई एक्ट की जो दूसरी अनुसूची में शामिल है वो गए शेड्यूल्ड बैंक, और जो शामिल नहीं है वो गए गैर शेड्यूल्ड बैंक।
अब जो अनुसूची बैंक है ये कई प्रकार के होते हैं, हम आगे इनको भी पढ़ेंगे। क्या कहा मैंने कि जो अनुसूची बैंक है, शेड्यूल बैंक हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं, इनको आगे पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। तो रिजर्व बैंक के देखो अभी मैंने आपको कार्य बताए थे, मुद्रा जारी करना बिल्कुल है। दूसरा क्या, सरकार के बैंकर के रूप में काम करना, बिल्कुल ये भी है। जनता के बैंक के रूप में काम करना, ये काम नहीं है। जनता के बैंक के रूप में वाणिज्यिक बैंक काम करती हैं। मौद्रिक नीति बनाना, ये भी काम है। अगला तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि संकट के समय बैंकों को अंतिम विकल्प के रूप में ऋणदाता कौन है। मतलब जब भी बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो उनका अंतिम विकल्प क्या है, कहां से पैसा मिलता है उन्हें, तो आरबीआई से ही मिलता है, भारतीय रिजर्व बैंक से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई बनाती है। मौद्रिक नीति के तहत बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है ना, आदि को घटाते बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खुला बाजार परिचालन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं। खुले बाजार की क्रियाएं भी बोलते से, तो खुले बाजार की क्रियाएं के तहत आरबीआई क्या करती है कि जो अपनी प्रतिभूतियां हैं उन्हें बेचती या खरीदती है। खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत आरबीआई क्या करती है, तो आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा या बेचा जाता है। खरीदा जब आपका मुद्रास्फीति बढ़ गई हो यानी कि महंगाई बढ़ गई हो, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, ठीक है ना। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि भारत में स्थापित होने वाला जो पहला बैंक था वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1770 में। कब हुई थी, तो आपको याद रखना है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी, तो 1770 में, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, अब देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अनुसूची बैंक भी कई प्रकार के होते हैं। अनुसूची बैंक क्या थे, ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, उनको बोलते थे हम अनुसूची बैंक। अब अनुसूची बैंक कई प्रकार के होते थे। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि जिनको बोलते हैं हम पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक। और चौथे हैं सहकारी बैंक। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनकी वर्तमान में संख्या है 12। कितनी है, 12। निजी क्षेत्र के बैंक बहुत सारे हैं, आपको जो मैन है केवल वही याद रखने हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन कौन से हैं एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। तो इनका मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको याद कर लेना है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है एसबीआई। सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा बड़ा बैंक है पीएनबी और तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आप कहोगे सर सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक किसे कहते हैं और निजी क्षेत्र का बैंक किसे कहते हैं। तो ऐसे बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा हो उसको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। और ऐसे बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम हो उसको बोलते हैं निजी क्षेत्र का बैंक, ठीक है ना। तो निजी क्षेत्र के पहले तो सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक देखो, एक तो एसबीआई हो गया, पीएनबी, बीओबी, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ इंडिया से 3 शब्द हैं, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार इंडियन से भी 2 शब्द हैं, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। एक है आपका यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एवं सिंध बैंक। तो ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। पीएनबी का नई दिल्ली में, बीओबी का बड़ोदरा में गुजरात, केनरा बैंक का बेंगलोर में है, बैंक ऑफ, ये तीनों इंडिया वाले इनका मुख्यालय है मुंबई में। मतलब बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। तो इंडियन वालों का है चेन्नई में, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक इन दोनों का मुख्यालय है चेन्नई में। यूको बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय है पुणे में और पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके बाद यदि हम बात करें निजी क्षेत्र के बैंक, तो दोस्तों निजी क्षेत्र के बैंक के अंतर्गत जो निजी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। निजी क्षेत्र का जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है, आईसीआईसीआई बैंक। और जो प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है, एसबीआई। सॉरी, सार्वजनिक क्षेत्र का जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है, तो एसबीआई। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होती है। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोई अलग से बैंक नहीं होती, ये किसी बैंक द्वारा ही प्रायोजित बैंक होती है। अगर मान लो कि जो एसबीआई की ग्रामीण बैंक होगी, एसबीआई की जो ग्रामीण बैंक होगी उसमें एसबीआई का पैसा कितना लगा होगा, 35%।
जिस राज्य में होगी उस राज्य सरकार का 15% और केंद्र सरकार का 50%। मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50% पैसा लगा होता है केंद्र सरकार का, 15% राज्य सरकार का और 35% संबंधित प्रायोजित बैंक का, जिस बैंक की ग्रामीण बैंक है उस बैंक का। आपको यह भी याद रखना है कि गोवा और सिक्किम में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी नहीं है। आरआरबी क्यों कहा? क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। अब आप कहोगे सर सहकारी बैंक क्या होती हैं? तो सहकारी बैंक क्या है कि जैसे मान लो ऐसा बैंक जिसके मालक और ग्राहक एक ही होते हैं। जैसे मान लो कि आपके क्षेत्र में 100 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास कुछ पैसा है, तो वो 100 व्यक्ति मिलकर एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है ना। पहले तो राज्य सरकार से अनुमति देंगे, फिर आरबीआई के यहाँ पंजीकरण कराएंगे और एक बैंक की शुरुआत करेंगे। तो उन सभी 100 व्यक्तियों का जो पैसा होगा वो जमा हो गया। अब जब भी उन 100 में से जिसको भी जरूरत पड़ी तो वो उसको लोन के रूप में दे देंगे, ठीक है ना। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर का है, जो उस बैंक का सदस्य नहीं है, उसे लोन की जरूरत है, तो पहले उसे सदस्य बनना पड़ेगा, इसके बाद ही उसे लोन मिलेगा। तो समझ गए ना, सहकारी बैंक मतलब कुछ लोगों के सहयोग से जो बैंक बनता है और फिर उस बैंक के द्वारा उन्हीं लोगों को, मतलब जो उसके सदस्य हैं, उन्हीं को ऋण दिया जाता है। यदि कोई नया व्यक्ति ऋण लेने के लिए आता है तो पहले उसको सदस्य बनना होता है। इस प्रकार की बैंक को बोलते हैं सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है अनुसूची बैंक क्या है कि ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बैंकों की विलय से संबंधित भी आपको पॉइंट पता होने चाहिए। अभी हाल ही में कुछ बैंकों का विलय हुआ है, तो जरूरी है आपके लिए 1 अप्रैल 2020 में जो 10 बड़े बैंक थे सार्वजनिक क्षेत्र के, उनसे 4 बैंक बनाई गई। मतलब आपस में विलय करके कितनी बैंक बनाई गई? तो 10 बैंक से 4 बैंक। तो आपको याद रखना है कि किस बैंक में कौन कौन सी बैंक मिलाई गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले देखो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक में किसका विलय हुआ था? तो पंजाब नेशनल बैंक में एक तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि ओबीसी बैंक भी बोलते हैं इसको। तो पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकें मिलाई गई थी 2020 में, एक तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इसी प्रकार केनरा बैंक की बात करें तो ध्यान से देखो, केनरा बैंक में कौन सी बैंक मिलाई गई थी? तो केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मिला दी गई थी। जो इलाहाबाद बैंक थी ये इंडियन बैंक में मिलाई गई थी। यदि हम आंध्रा और कारपोरेशन बैंक की बात करें तो ये किस में मिलाई गई थी? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिलाई गई थी। किस में मिलाई गई थी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार का एक विलय हुआ था 1 अप्रैल 2019 को, तो उसमें 3 बैंकों से एक बैंक बनी थी। मतलब जो देना और विजया बैंक हैं इनको बीओबी में मिला दिया गया था। देना और विजया बैंक को किस में मिलाया गया था? बीओबी में मिलाया गया था। 2017 में भी एक विलय हुआ था। क्या हुआ था कि जो एसबीआई की 5 सहयोगी बैंक थी, क्या थी? एसबीआई की 5 सहयोगी बैंक थी और जो महिला बैंक है उसको एसबीआई में मिला दिया गया था। अब आप कहोगे सर एसबीआई की सहयोगी बैंक से क्या मतलब है? तो एसबीआई की कुछ सहयोगी बैंक थी जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। तो इन 5 शाखाओं को, 5 सहयोगी बैंकों को एसबीआई में मिला दिया गया था। और साथ ही में जो महिला बैंक है भारत की उसको भी एसबीआई में मिला दिया गया था 2017 में। 1993 में भी एक विलय हुआ था कि जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है उसका पीएनबी में विलय किया गया था। तो ये आपको विलय याद रखने हैं। ये 17, 19 और 20 वाला तो जरूर रूप से याद रखना है। इसके बाद हम बात करें कि विश्व की जो पहली महिला बैंक है ये कहाँ पे खोली गई थी। तो विश्व की जो पहली महिला बैंक है ये कराची पाकिस्तान में इसका मुख्यालय था, यानी कि पाकिस्तान में खोली गई थी। विश्व की जो पहली महिला बैंक है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? पाकिस्तान में, जिसका मुख्यालय कराची में था। और भारत की जो पहली महिला बैंक है ये मुंबई में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? मुंबई में 2013 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में था। तो महिला बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? नई दिल्ली में। और कब खोली गई थी? 2013 में पहली बार मुंबई में, भारत में। और 2017 में, यानी कि 13/4/17, 4 साल बाद इसका विलय कर दिया गया था किसमें? एसबीआई में। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि भारत की जो सबसे पुरानी बैंक है वो कौन सी थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत की जो सबसे पुरानी बैंक है वो कौन सी है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कब बनी थी? 1770 में। लेकिन ये पूरी तरह से भारतीय बैंक नहीं थी क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट था वो अंग्रेजों के हाथों में था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली बैंक, तो हो गई बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन ये पूछा जाए कि भारत की पहली ऐसी बैंक जिसका पूर्णतः मैनेजमेंट भारतीयों के पास था,
तो ये है आपकी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी है? पंजाब नेशनल बैंक, जो कि लाला लाजपत राय ने खोली थी 1894 में। अब यदि हम बात करें कि एक विलय और हुआ था 1921 में। 1921 से पहले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंशियल बैंक हुआ करती थी। कितनी प्रेसिडेंशियल बैंक? 3। एक तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाई गई, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के एसबीआई किया गया 1955 में, और साथ ही साथ 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। तो दोनों काम 1955 में हुए थे। एक तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम दिया गया था, और दूसरा राष्ट्रीयकरण भी एसबीआई का किया गया था। तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाता है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों से मिलकर बनी थी? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास से मिलकर। कब बनी थी? तो 1921 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जस्ट अभी पढ़ा हमने, कब की गई थी? 1921 में, 3 बैंकों को मिला के। अगला है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों के विलय से बना था? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला के। तो ये सही हो जाएगा। अगला है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल कर भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया था? तो 1955 में इसका नाम भी बदला गया था और इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। अगला है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो हमने अभी पढ़ा था एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, और एसबीआई साथ में ये भी याद रखना कि भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं एसबीआई की ही हैं, और भारत का जो सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है वो एसबीआई ही है। अगला है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो अभी बताया हमने, कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। अगला है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा, तो है पीएनबी, और तीसरा सबसे बड़ा तो है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला है, एसबीआई का पुराना नाम क्या है? तो एसबीआई को पहले हम किस नाम से जानते थे? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1921 में हुआ था, और 1955 में नाम बदल के क्या कर दिया गया था? एसबीआई। अगला है कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपना पहला महिला शाखा बैंक कहाँ खोला था? तो भारतीय स्टेट बैंक ने जो महिला शाखा खोली थी वो पहली बार कहाँ पे खोली थी? मुंबई में। कब? 2013 में। कब खोली थी? 2013 में। जैसे कि 2017 में एसबीआई ने विलय कर लिया, और लेकिन इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं था। मुख्यालय कहाँ पे था? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी बार 6 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1980 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? तो बैंकों का लाभांश बढ़ाना? नहीं। बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण करना? नहीं। निजीकरण को ही तो खत्म करना था। ऋण वितरण को बेहतर बनाना और उपेक्षित क्षेत्रों तक पहुंचना, बिल्कुल यही है। ऋण वितरण को बेहतर बनाना और उपेक्षित क्षेत्रों तक पहुंचाना। अगला है, भारत में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड सबसे पहले किसने जारी किया था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इंटरनेट जो बैंकिंग सेवा है वो सबसे पहले शुरू की थी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने। इंटरनेट सेवा सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। अगला है कि यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? तो दोस्तों जो यूटीआई बैंक का नया नाम है वो है आपका एक्सिस बैंक। कौन सा है? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को ही पहले हम यूटीआई बैंक के नाम से जानते थे। अगला है, भारत का प्रथम मोबाइल बैंक कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम मोबाइल बैंक है वो है लक्ष्मी वाहिनी बैंक। कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एटीएम सेवा शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? तो एटीएम सेवा सबसे पहले शुरू की थी एचएसबीसी बैंक। किसने की थी? एचएसबीसी बैंक।
HSBC बैंक ने ATM सेवा शुरू की थी। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये HSBC बैंक का नाम तो पहले सुना नहीं है, इसका क्या फुल फॉर्म है? तो H का मतलब हांगकांग, हांगकांग एंड संघाई, संघाई बैंकिंग कारपोरेशन, बैंकिंग कारपोरेशन। तो HSBC बैंक मतलब हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन। इसी ने भारत में सबसे पहले ATM की शुरुआत की थी मुंबई में। कहाँ पे की थी? तो याद रखना है, मुंबई में। अगला है देश का प्रथम तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको याद रखना है कि देश का जो पहला तैरता हुआ ATM है वो कोच्चि में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कोच्चि में। अगला है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो गांधी जी का सपना था कि गांवों का विकास हो। ठीक है ना। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक का नियंत्रण और नियमन यानी कि रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इनका जो रेगुलेशन किया जाता है वो किया जाता है नाबार्ड द्वारा। ठीक ना, नाबार्ड बैंक द्वारा। अगला है कि भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों सहकारी बैंक की भारत में शुरुआत हुई थी 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। अब सहकारी बैंक क्या होते हैं? तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा बैंक जो अपने सदस्यों द्वारा सहयोग के आधार पर स्थापित और संचालित होता है तथा मुख्यतः सदस्यों को ही ऋण देता है। यदि बाहरी व्यक्ति को ऋण देने से पहले बैंक का सदस्य बनना होता है। इसके सदस्य इसके ग्राहक होते हैं। मतलब ये हुआ कि कुछ व्यक्ति मिलकर बैंक की स्थापना करते हैं और जो भी बैंक के सदस्य होते हैं उन्हीं को ये ऋण उपलब्ध कराती है। यदि किसी नए व्यक्ति को ऋण चाहिए तो पहले उसे बैंक का सदस्य बनना होता है। यानी कि लोगों के सहयोग से जो बैंक बनती है उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंक। इसकी शुरुआत हुई थी 1904 में। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो शहरी कोऑपरेटिव बैंक और एक ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक। अगला है कि नाबार्ड की स्थापना मुख्य रूप से किस 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 उद्देश्य के लिए की गई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो कृषि ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए की थी। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो पैसे की उपलब्धता कराने के लिए की गई थी। कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? तो मुंबई में। ठीक है ना। वे किसको रेगुलेट करती है? तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनको रेगुलेट करती है। ठीक है ना। अगला है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको ये भी याद रखना है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक है। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। अगला है कि लघु उद्योगों की सहायता के लिए कौन सा बैंक स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनकी सहायता के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? सिडबी की। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लखनऊ में। अगला है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है लखनऊ में है। भारत में बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित कौन सी समिति है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से, याद रखना। नरसिम्हन समिति किस चीज से संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला है बैंकिंग लोकपाल का मुख्य कार्य क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग लोकपाल क्या होता है। तो जो बैंकिंग लोकपाल है ये बैंक में यदि आपकी कोई समस्या है तो आरबीआई के द्वारा बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और ये कहाँ बैठते हैं? तो ये जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं 20 उन्हीं में बारी बारी से बैठते हैं। ठीक है ना। क्षेत्रीय कार्यालय में बैठते हैं। और आप बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कब कर सकते हैं? तो यदि बैंक ग्राहक की शिकायत का समाधान 30 दिन के अंदर नहीं करता है तब ग्राहक जो लोकपाल के पास शिकायत कर सकता है। तो आपको क्वेश्चन क्या था? बैंकिंग लोकपाल का मुख्य कार्य क्या है? तो बैंक ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल बैंकिंग में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो यूपीआई सब सुनते हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है कि नेफ्ट यानी एफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको पता होना चाहिए नेशनल
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये किसका फुल फॉर्म है? तो नेफ्ट का फुल फॉर्म है। अगला है कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आरटीजीएस का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला है कि आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आईएमपीएस का पूर्ण रूप है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब आप कहोगे सर ये आईएमपीएस है क्या, ये आरटीजीएस है क्या, नेफ्ट क्या है? तो अगर आपको एक खाते से दूसरे खाते में इमीडिएट मतलब तत्काल पैसे भेजना है तो आईएमपीएस के माध्यम से भेजते हैं, और यदि ये कुछ समय लगता है, यदि आपको आरटीजीएस के माध्यम से पैसे भेजने हैं तो एक खाते से दूसरे खाते में जो पैसे भेजे जाते हैं उसी की अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। अगला है कि बैंकिंग क्षेत्र में केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो केवाईसी का तो सब जानते हैं, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, ये आपका केवाईसी का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक हस्तांतरण में प्रयुक्त आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आप किसी भी जब भी पैसा ट्रांसफर करते हो तो उसमें आईएफएससी कोड भरना पड़ता है। तो आईएफएससी कोड क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और यूनो का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनो का पूर्ण रूप होता है यू ओनली नीड वन, यू ओनली नीड वन। यूनो क्या है? तो एसबीआई का एक ऐप है जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं जो बैंक में मिलती हैं, लगभग वही सारी सुविधाएं ऐप के माध्यम से मिलती हैं। तो यूनो क्या है? एसबीआई का एक ऐप है। अगला है कि बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का अर्थ क्या है? तो दोस्तों एनपीए का अर्थ होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यदि आपको बैंक ने जो पैसा उधार दिया है उसे यदि आप 90 दिन में वापस नहीं करते हैं, 90 दिन तक यदि कोई किस्त नहीं देते हैं तो आपका खाता एनपीए में शामिल हो जाता है। कोई ऋण खाता एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कब बन जाता है? जब 90 दिन तक किस्त ना चुकाई जाए तब वो एनपीए बन जाता है। अगला है एनबीएफसी, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। दोस्तों हमने मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 154 है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। जो बाकी के बचे हुए 84 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में समझेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।